कभी हर सवाल के जवाब थे तुम, कभी हर सवाल के जवाब थे तुम। अब हर राह पे एक नया निशान दिखता है। गूगल तेरा दबदबा था हर मकाम पर, अब हर मकाम पर इम्तिहान दिखता है। शायद से आपको आइडिया लग गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे गूगल के पोटेंशियल डाउनफॉल के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझें कि गूगल आखिर गिर कैसे सकता है। हम लोग ये समझेंगे कि गूगल आखिर चढ़ा कैसे और इतने साल तक खड़ा कैसे था। तो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, कोई पार्ट स्किप करना है तो कर सकते हो, लेकिन हम तो कहानी पूरी सुनाएंगे। 1996 में स्टैनफोर्ड में पीएचडी करने वाले दो स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन नोटिस करते हैं कि उस टाइम के जो सर्च इंजन्स थे जैसे GoToSearch, Yahoo.com और भी कई सारे वेबसाइट्स, उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब आप कोई भी फेमस वेबसाइट सर्च करते हो तो वो फेमस वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाने की जगह पे बहुत सारे नकली स्पैमी वेबसाइट्स दिखाता है जिनको हैकर्स ने क्रिएट किया है यूजर्स को लूटने के लिए। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो सर्च इंजन्स थे वो आखिर ऐसे वेबसाइट्स दिखा क्यों रहे थे। इसीलिए दिखा रहे थे कि उस टाइम पे जो एल्गोरिदम था वो ये समझने के लिए कि कौन से वेबसाइट को ऊपर दिखाना है, किसको बीच में दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। वो देखता था कि जो भी टर्म यूजर सर्च कर रहा है वो उस वेबसाइट ने कितनी बार लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च कर रहे हैं IRCTC तो जो सर्च इंजन है वो देखेगा कि IRCTC जितने भी वेबसाइट्स हैं उसमें किसने सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है। तो जो ओरिजिनल वेबसाइट उसके अंदर 50 बार IRCTC लिखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड एक और वेबसाइट है BuyRCTC करके, जो कि एक हैकर ने क्रिएट किया है आपको लूटने के लिए, उसमें उसने 500 बार लिख दिया है IRCTC। उस टाइम के सर्च इंजन्स ये लॉजिक का इस्तेमाल करके इस BuyRCTC वाले वेबसाइट को ऊपर दिखा देते थे एंड जो ओरिजिनल वेबसाइट था IRCTC.com उसको नीचे की तरफ दिखा देते। यूजर्स जो वेबसाइट ढूंढने का कोशिश कर रहे थे वो उनको मिल नहीं रहा था, ऊपर से उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा था एंड उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो लैरी एंड सर्गी ने इसी को देख के सोचा कि जो एल्गोरिदम है सर्च इंजन का वो इतना बेकार नहीं हो सकता है, इसको काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कौन से वेबसाइट को ऊपर दिखाए, कौन से वेबसाइट को बाद में दिखाए एंड किसको नहीं दिखाए। तो ये लोग अगले 2 साल तक लग जाते हैं एक ऐसा एल्गोरिदम के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो काफ़ी बेहतर एक्यूरेसी के साथ बता पाए कि हाँ कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा बीच में दिखाना है, कौन सा एकदम बाद में दिखाना है या नहीं दिखाना है। इसमें काफ़ी फेमस रिसर्चर्स जैसे राजीव मोटवानी, टेरी विनोग्राड का भी ये लोग हेल्प लेते हैं एंड 1998 में लोग एक नया एल्गोरिदम बनाते हैं जिसका नाम रहता है पेज रैंक। जब भी आप यहाँ पे सर्च करोगे IRCTC तो मान लो 50 लाख वेबसाइट्स में से 1000-2000 वेबसाइट्स में IRCTC का बात हो रहा है एंड वहाँ पे IRCTC.com का मेंशन है कि हाँ टिकट बुकिंग होता है कुछ भी, वो समझ जाएगा कि जहाँ जहाँ IRCTC का बात हो रहा है वहाँ पे IRCTC.com का मेंशन हो रहा है, तो यही ज़्यादा रेलेवेंट है। IRCTC वाला वेबसाइट है जो हैकर ने बनाया था उसके बारे में तो ऑब्वियसली कोई वेबसाइट बात नहीं करेगा, इसलिए वो या तो नहीं आएगा या तो काफ़ी नीचे आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे टिकट बुकिंग होती है वो सबसे ऊपर आएगा एंड ये पेज रैंक का सिस्टम एकदम सक्सेसफुल हो जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे Yahoo.com और GoToSearch जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, रेलेवेंट थे, एक तरीके से उनकी लीडरशिप थी, वो अब साइड लाइन हो जाते हैं। तो ओवर द ईयर्स जब गूगल का ये पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, सर्च इंजन को कैप्चर कर लेता है, बिलियंस ऑफ यूजर्स आ जाते हैं एंड $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाता है, तो गूगल इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करता है। आज भी इनफैक्ट वही सेम इंटरफेस है, ज़्यादा कुछ एल्गोरिदम में भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इन्होंने इंप्रूवमेंट तो कुछ किया नहीं, एड वैड इंट्रोड्यूस करके लोगों को और परेशान कर। जो लोगों का सर्चेस का डिमांड था, लाइक पहले लोग कितना सर्च करते थे, 1 या 2 चीज़ सर्च करते थे, उतना ज़रूरत ही नहीं था, तो दिन भर में एक सर्च होता था आज से 20-25 साल पहले। आज के रेट में एक तो यूज़र बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो नंबर ऑफ सर्चेस है वो तो बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे जो इनका इंटरफेस है उसमें कुछ भी आप सर्च करते हो आपको आंसर नहीं मिलता है, आपको अलग अलग लिंक्स सामने फेंक दिया जाता है। स्पैम का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे नकली वेबसाइट आ गए, बहुत सारे कुछ भी पैसा खिला के लिंक्स ऊपर कर लेते हैं अपने, आपका खुद का आंसर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अगेन एक्सपीरियंस बहुत गंदा जाता है एंड लोगों के अंदर ना उतना पेशेंस भी नहीं है कि उतना लोग वेट करके आंसर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप बना था इसका इंटरफेस में एंड गूगल का जो फोकस था वो इसको इम्प्रूव करने में नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि जो है जैसा है रहने दो, चल जाएगा, कौन ही आगे उनको बीट करेगा। वो लोग सोच रहे थे कि ये मार्केट डन एंड डस्टेड है, हम लोग बाकी चीज़ में फोकस करेंगे जैसे ड्राइवरलेस कार हो गया, AI हो गया, AI वाले में हम लोग आएंगे अभी, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया एंड जो Gmail, G Suite, G Cloud, उन सब चीज़ों में गूगल ने ज़्यादा फोकस किया एंड गूगल ने कभी इसमें इनोवेशन नहीं किया। अगेन यहाँ से इनका मेन 80% रेवेन्यू शेयर आता है। एक और बहुत बड़ा दिक्कत था कि गूगल के ऊपर इन सालों में बहुत तरीके के एलिगेशंस लेके, एक तो कि गूगल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं,
उनका एक पॉलिटिकल लीनिंग होता है। और एलिगेशन लगा कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ऐसे वेबसाइट्स को एंड ऐसे सर्चेस को ज़्यादा प्रमोट करता है जहाँ पे पोलराइजेशन हो जाए। अब पोलराइजेशन क्या होता है? जहाँ पे एक्सट्रीम ओपिनियन हो जाते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा राइट लीनिंग या बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग, या कोई भी एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू। अब इसका पॉइंट ये होता है कि गूगल आपका जो अटेंशन स्पैन है वो खाना चाहता है, एंड वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी में हुक रहो एंड आप देखते रहो उनका प्लेटफॉर्म पे, एंड वो एड रेवेन्यू बटोरे। एक और बहुत बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग भी करता है इनका एल्गोरिदम। कुछ भी आप हेल्थ इश्यूज सर्च करो, आपको ये सबसे पहले दिखाएगा कैंसर। हर कुछ भी आप बीमारी सर्च करो, हाथ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, एनीथिंग, आपको ये कैंसर हर चीज़ में आपको दिखाएगा। एंड वैसी जो वेबसाइट है जो बोले कि हाँ कैंसर हो सकता है, उसको ज़्यादा करके प्रमोट करता है। तो गूगल के ऊपर कई तरह के शेडी टैक्टिक्स का एलिगेशन लगा है, कई तरह पॉलिटिकल लीनिंग्स का एलिगेशन लगा है, पोलराइजेशन का एलिगेशन लगा है। एंड अगेन गूगल का इंटरफेस तो वैसा ही है, एंड जो एड्स वगैरह थे वो भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो जो पूरा एक्सपीरियंस था कि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो एंड आपको उस चीज़ का आंसर मिले, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो गया था। एंड यही चीज़ नोटिस किया एक और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट ने, एंड उसका नाम था अरविंद श्रीनिवास। अरविंद श्रीनिवास अपना पीएचडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, एंड वो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज जैसे गूगल, डीप माइंड, जो कि अगेन गूगल बाद में खरीद लेता है, ओपन एआई में, एंड उसके बाद उन्होंने ओपन एआई को ज्वाइन किया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। नहीं, जब ओपन एआई फेमस हो गया उसके बाद नहीं, उसके फेमस होने के पहले 2021 में। तो ये 1 साल तक काम करते हैं एआई के फील्ड में, एंड ये समझ जाते हैं कि ये जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है, कई तरह के चेंजेस लाने वाला है। एंड 2022 में रियलाइज़ कर जाते हैं कि जिस तरीके से हम लोग सर्च कर रहे हैं कि हम लोग कुछ भी जाके सर्च करेंगे एंड लिंक्स आएगा, उसके बाद फिर हम लोग को लिंक्स ढूंढ के देखना होगा, ये सर्च का फ्यूचर नहीं हो सकता है। इसको एआई की मदद से काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनी ओपन एआई की जॉब को छोड़ देते हैं एंड डेनिस एरिट्स, जॉनी हो, एंड्रू कॉन्वेंस्की के साथ शुरू करते हैं परप्लेक्सिटी एआई, ऐसा सर्च इंजन जो आपके हर सवाल का जवाब देगा बिना किसी पॉलिटिकल लीनिंग के, बिना किसी कंफ्यूजन के, एक बेहतर इंटरफेस में एंड पॉइंट टू पॉइंट रेफरेंस के साथ। मतलब कहाँ से आंसर वो उठा के दे रहा है वो वेबसाइट का प्रॉपर मेंशन रहेगा। एंड आज 3 साल में इनके $100 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू है, 10 मिलियन से ज़्यादा का मंथली एक्टिव यूजर बेस, एंड ये कंपनी आज के डेट में $18 बिलियन की है। तो बात है इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में कि क्या परप्लेक्सिटी एआई गूगल का धंधे में आग लगा देगा या फिर गूगल परप्लेक्सिटी को खत्म कर देगा। शॉर्ट में अगर आंसर दो तो गूगल को अगर खत्म करना होता ना तो अभी तक खत्म कर चुका होता है, क्योंकि 3 साल हो चुका है। इतना बड़ा प्लेयर बनने गूगल कभी नहीं देता। गूगल ने इस चीज़ से निपटने का कोशिश किया। उनका जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस है उसमें उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ मॉडल जेमिनाई को इंटीग्रेट कर दिया। जब आप कुछ भी सर्च करोगे गूगल में तो आपको वो शॉर्ट में समरी दे देगा कि ये चीज़ यहाँ के लिंक्स पे लिखा हुआ है। लेकिन उसमें इश्यूज है। गूगल का जो मॉडल है ना जेमिनाई, जो इन्होंने इतने साल से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके बनाया है, वो काफ़ी वाहियात है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेट करता है, गलत सलत आंसर्स दे देता है। सबसे बड़ी दिक्कत गूगल के लिए ये है कि गूगल को ईगो इश्यूज है। यहाँ पे परप्लेक्सिटी बाकी सारे एआई मॉडल्स को अलाउ करता है, अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करता है। गूगल अपने यहाँ पे जेमिनाई को कंपलसरी बना के बैठा है। मतलब अगर आपको गूगल यूज़ करना है और आपको उसके साथ एआई यूज़ करना है, आप सिर्फ जेमिनाई यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब के साथ भी आप सिर्फ जेमिनाई यूज़ कर सकते हो। एंड गूगल अभी भी झुकने को रेडी नहीं है। अभी भी इनका ईगो इतना बड़ा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग देख लेंगे, निपट लेंगे। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, परप्लेक्सिटी सीईओ ये लोग बोल रहे हैं कि विल मेक गूगल डांस। गूगल अभी भी अपने ईगो इश्यूज को साइड में रख के अच्छा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहा है। देखो अभी भी आप में से बहुत लोग को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि गूगल डूब जाएगा। अरे टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा शिप था, उसका डूबने का कभी बात नहीं था, वो डूब गया अपने पहले ट्रिप पे। तो गूगल क्या चीज़ है? जहाँ पे गूगल इतने सालों तक कोशिश करता था कि बस मुंह पे पैसा फेंको एंड जितने भी अच्छे टैलेंट्स को पोच कर लो, अपनी कंपनी में ले आओ, वहाँ बस गूगल बोल रहा है कि आप पैसा ले लो, आपको कहीं और काम करने का दरकार नहीं है, आप बस फ्री का सैलरी लेते रहो, आप गूगल में भी काम मत करो, आप परप्लेक्सिटी और किसी कंपेटिटर में भी काम मत करो, हम लोग आपको बस बैठने के करोड़ों रुपए ऑफर करेंगे। तो इससे समझ में आता है कि गूगल का जो डेस्परेशन है वो रियल है एंड शायद गूगल बन सकता है अगला टाइटैनिक। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बता दो अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैंने नोटिस किया कि यूएस में डिस्कशन हो रहा है कि कैसे गूगल डूब सकता है, लेकिन यहाँ लोग अपनी ही चीज़ों में लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा अभी बना देते इसके ऊपर वीडियो, क्या पता कल गूगल हो ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।